हेलो एंड वेलकम टू संकल्पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 5 में मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको आगे के जो लेक्चर्स हैं ये वाला भी समझ में तभी आएगा ना। आज हम मनी मल्टीप्लायर का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म हम समझते हैं, कौन कौन सा? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है संकल्प पथ आईएएस, जहाँ पे आपको लेक्चर्स के अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी है, ये तीनों टर्म्स जो है यूज़ किया जाता है बैंक और एनबीएफसीज जब एक दूसरे को पैसा उधार पे देती हैं या लेती हैं आपस में, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए ये टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, कभी भी कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी का नाम आए तो आप समझ लीजिए ये जो लेन देन हो रहा है वो बैंक के आपस में हो रहा है, ठीक है। आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। कॉल मनी किसको कहेंगे? कॉल मनी कहेंगे जब बैंक आपस में लोन लेते हैं एक दूसरे से ही एक दिन के लिए, ठीक है, 1 डे के लिए लोन लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉल मनी कहेंगे। इसी को ओवरनाइट भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है नोटिस मनी। नोटिस मनी किसको कहते हैं? जब लोन जो है वो 2 से 14 दिन के बीच के लिए लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम नोटिस मनी कहते हैं। तीसरा टर्म मनी। टर्म मनी किसको कहते हैं? जब वो लोन का अमाउंट जो है वो 14 दिन या 1 साल के लिए लिया गया है तो उसको क्या कहेंगे? हम टर्म मनी कहेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि अलग अलग नाम क्यों दिया गया बैंक आपस में? तो भाई वो उनके आपस में वो लोन का इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से उनको रखना है, उस कारण से वो आपस में इसका यूज़ करते हैं, इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मनी मल्टीप्लायर पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मल्टीप्लायर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते जाइए आप सभी, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर समझाने से पहले मैं आप सभी को ना एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी जो है 1 किलो ऑनियन, प्याज जो है वो 100 रुपये किलो आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या हो कि सरकार जो है ना वो सबको पैसा बांटे किसी स्कीम के तहत, मान के चलो सबके अकाउंट में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पहुँचा दिया, ठीक है। 10-10 हज़ार पहुँचाने के बाद क्या होगा? वही 1 किलो का प्याज जो है गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा था तो उसके पास भी पैसे आ जाएंगे, और वो जो प्याज है क्या है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस कितना हो जाएगा? 1 किलो मान के चलो 500 रुपये पहुँच गया, ठीक है। 500 रुपये प्रति किलो, जो वही प्याज जो 100 रुपये मिल रहा था वही पहुँच गया। क्यों? क्योंकि सबके हाथ में अब पैसा आ गया है, क्योंकि सब अब कहेंगे भाई मुझको दो तो मुझको दो, चाहे तो तुम इतने रुपए ले लो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है जब लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है तो, ठीक है। तो इससे अगर इसी को इन्फ्लेशन को कम करना हो आरबीआई को या सरकार को, तो वो किस तरीके से करती है? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा अगर लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो लोगों के हाथ से पैसा क्या करो? छीन लो। पैसा जब छीन लोगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करती है? रिड्यूस कर देती है मनी सप्लाई को। अब वो कैसे करती है? तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो जिसको हम कहते हैं, या एसएलआर, या बहुत सारे ऐसे तरीके की मदद से आरबीआई क्या कर देता है? जो पैसे को कंट्रोल में रखता है। अब आपको कि सीआरआर क्या होता है? वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के पिलर्स में, आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, जो सीआरआर होता है ये आपने जो पैसा बैंक में जमा किया, ठीक है, मान के चलो 100 रुपये जमा किया, 100 रुपये में से अगर मान के चलो सीआरआर था 5%, तो 95 रुपये जो है बैंक वाले क्या कर सकते हैं? लोन में लगाएंगे, और ये जो 5% है, 5 रुपये जो हो गया, वो सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास उनको जमा करवाना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों जमा करवाना पड़ता है? इस वजह से जमा करवाना पड़ता है, मान के चलो कभी कुछ फ्रॉड हो जाए बैंक में, कोई बैंक लूट के चला जाए या कुछ ऐसा अफवाह उड़ जाए, तो आप सभी जाओगे बैंक में पैसा मांगने के लिए, तब उसके पास, बैंक के पास पैसा भी तो होना चाहिए देने के लिए, क्योंकि सारा पैसा तो वो क्या लोन वोन पे लगा के रखते हैं, तो उनके पास तो इतना पैसा होगा नहीं। तो ये कुछ पैसे रिजर्व में रहते हैं सीआरआर के जरिए, एसएलआर के जरिए। तो इससे क्या होता है कि वो उस समय पे आपको थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सीआरआर सबका, ठीक है। सीआरआर कितना होगा ये डिसाइड किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि मैं आप सभी को मनी का मल्टीप्लायर समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझाया है। तो अब हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट सीआरआर पे ही बेस्ड है, इस वजह से बताता हूँ। देखो, मान के चलो M0 मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, हाई पावर्ड मनी, मतलब सिंपल टर्म से बात करें तो जो पैसा
आरबीआई ने सबसे पहले जनरेट किया हुआ है, वो समझो M0 है, ठीक है। तो आरबीआई ने सबसे पहले, मान के चलो, ये हम एजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपये मान के चलो कि M0 है, ठीक है। और आपने क्या किया, वो 100 रुपये मतलब बैंक आपको दे दिया आरबीआई ने, ठीक है। आपने वो 100 रुपये डिपॉजिट कर दिया किसी बैंक में, ठीक है, ध्यान से सुनना, 100 रुपये डिपॉजिट कर दिया बैंक में, 10% था CRR, ठीक है, रिजर्व में उनको 10% रखना था, CRR के जरिए मान के चलो या SLR के जरिए, किसी भी तरीके से बैंक को रिजर्व में रखना था 10%, ठीक है। तो 10% उन्होंने 10 रुपये रिजर्व में रख लिए, तो बचे कितने उन पे, 90 रुपये बचे। अब ये 90 रुपये वो चाहे तो किसी को लोन में दे सकते हैं, ठीक है। अब ये 90 रुपये उन्होंने पब्लिक को लोन में दिया, यानी कि मान के चलो B को लोन में दिया, B ने फिर से क्या किया, उसको बैंक में जमा करवा दिया, 90 रुपये बैंक में जमा करवाया, तो उस 90 का फिर से 10% जो है बैंक को रखना पड़ा रिजर्व में, क्योंकि दूसरा बैंक था या वही बैंक था, क्योंकि आपने जमा करवाया तो आपका 10% बैंक ने रखा। बचा कितना, 81 रुपये बचा। उस 81 रुपये को फिर से लोन में दिया गया, मान के चलो C को, C ने फिर से ऐसे जमा करवाया, फिर 81, फिर 10%, फिर बचा। मतलब ऐसा करते करते लास्ट वाला जब ये जो आप देख रहे हो डिपॉजिट का अमाउंट कम होता जा रहा है, होते होते nth बैंक में जाके 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट बैंक में लोन का अमाउंट भी 0 हो जाएगा, कुछ रिजर्व भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, आप डिपॉजिट करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम किस चीज़ को ऐड करेंगे, टोटल कितने रुपए ऐड हुए हमारे पास, टोटल जो यहाँ पे आप देखोगे सम कितना हुआ इसका, M3 कितना हुआ। M3 का फॉर्मूला जो है हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बात की थी। M3 का फॉर्मूला क्या था, M3 का फॉर्मूला याद हो आप सभी को, कॉइन करेंसी विद पब्लिक। फिर क्या था, कॉइन करेंसी विद पब्लिक, उसके बाद जो भी डिपॉजिट किया जाता है बैंक में वो था, डिपॉजिट किया जाता है पोस्ट ऑफिस में वो था, उसको हम अगर ऐड कर दें तो वो क्या हो जाता है आपका M3, यानी कि सेविंग CASA था ये, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, ठीक है, करेंट अकाउंट सेविंग, इसमें सेविंग अकाउंट में, ठीक है, ये क्या था, M3 था। तो इसको अगर हम टोटल ऐड कर दें तो वो टोटल सम कितना आ गया, यहाँ पे 1000 रुपये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 रुपये M3 आ गया, M0 कितना था, 100 रुपये था। अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि M3/M0, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या कहता है, M3/M0, यानी कि टोटल मनी बाई हाई पावर्ड मनी, ठीक है। यहाँ पे टोटल मनी कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया, ठीक है, टोटल मनी कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। M0 कितना है, 100 रुपये है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना आया, 10 आया। तो मनी मल्टीप्लायर कितना चल रहा है, 10 चल रहा है इस समय पे, ठीक है। ये कंसेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, M3/M0 होता है, ठीक है। M3 क्या होता है ये पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, M0 भी क्या होता है, ठीक है। तो इससे पता चल गया हमको मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर 10 आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व जो था वो 10% का था। अगर हम रिजर्व को कम ज़्यादा कर दें तो मनी मल्टीप्लायर भी यहाँ पे क्या होगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो अभी बताता हूँ आप सभी को। इससे हमको एक चीज़ और पता चल गया कि ये जो CRR है, रिजर्व है, अभी मैं आपको बताऊँ कि अगर हम इसको बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो क्या कम होगा या ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर। CRR के इंक्रीज़ करने से मनी मल्टीप्लायर कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके लिए एक और फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, 1/CRR, क्या, 1/CRR, आपको ये ध्यान रखना है। तो CRR को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। CRR को इंक्रीज़ करने से मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजर्व में जितना ज़्यादा पैसा होगा, मान के चलो 20%, तो बैंक उतना ज़्यादा कम लोन दे पाएगी, उतना कम लोन मिलेगा तो उतने लोग डिपॉजिट कम करेंगे। फिर वही जो ये पूरा खेल चला तो उसमें लास्ट तक आते आते जो टोटल सम है ये भी क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले मान के चलो CRR 4% था, ठीक है, तो आपको परसेंटेज से नॉर्मल में कन्वर्ट करना आता ही होगा। 4% को हम 4/100 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको काट दें तो 1/25 आ गया, ठीक है। अभी हमने बताया मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो 1/CRR कर लो। अगर आपको CRR पता है 4%, 1/25 यानी 25 टाइम्स क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर। यानी M0 जितना था, मान के चलो M0 100 था, तो मनी मल्टीप्लायर मार्केट में क्या चल रहा है, 25 टाइम्स 100 चल रहा है ना। तो ये कितना हो गया, 2500 रुपये मार्केट में चल रहा है। सोचो 100 रुपये
का 2500 हो गया मार्केट में। कैसे हो गया 100 रुपये का 2500? वही पैसा लोन डिपॉजिट होते होते 100 रुपये का 2500 रुपये बन गया। मतलब अगर 2500 रुपये हुआ 25 टाइम्स हुआ तो नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास मुश्किल से 4% का तरफ जो है वो CRR RBI अपने पास रखती है। ठीक है, CRR ज़्यादा, क्योंकि फंक्शनल इकोनॉमी में CRR ज़्यादा नहीं होना ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर तो हम CRR 50% कर दो, मान के चलो 1/CRR 1/50%, 50% को देखो हम 50/100 हमने लिखा 1/2 हो गया ये, तो ये 2 टाइम्स हो गया। यानी CRR जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मनी मल्टीप्लायर डायरेक्टली जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। कैसे? अगर हम CRR को कम कर दे तो मनी मल्टीप्लायर ऊपर हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे देख सकते हो। CRR कम तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा। ठीक है, और अगर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इम्प्रूव होता है यानी इंक्रीज़ होता है, तो इससे बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़िया होता है अपने देश में। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, मनी मल्टीप्लायर इम्प्रूव कब होगा? जब लोग डिपॉजिट करेंगे। क्या इतना लोग सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं? नहीं करते हैं डिपॉजिट सबका सब। ठीक है, तो अब कब जो है RBI इसका यूज़ करता है? जब RBI को अडॉप्ट करना होता है चीप, ईजी, डोविस या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, तो ये टर्म्स एक ही बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि RBI ने चीप जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है, या इजी या डोविस या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। अब डिफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई क्या हो गई, कम हो गई। तो यार ये भी अपने देश के लिए अच्छी बात नहीं है महंगाई कम होना। आप कहोगे कैसे भाई महंगाई कम होना अच्छी बात नहीं है? तो महंगाई कम होना अच्छी बात इस वजह से नहीं है। आप खुद सोचो, अगर प्याज 100 रुपये किलो अगर मान के चलो आप मिल पा रहा है, आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो, ये इन्फ्लेशन में आप कहोगे। लेकिन वही प्याज अगर सोचो 1 रुपये किलो मिलने लग जाए, तो जिस किसान ने इतनी मेहनत से उसको उपजाया है, जिस पे उसको खर्चा ही लगा है 10 रुपये किलो मान के चलो, तो भाई उसके लिए क्या है ये डिफ्लेशन ख़राब चीज़ हुआ या नहीं हुआ? वो तो क्या करेगा, वो प्याज बेच पाएगा नहीं, वो तो बर्बाद कर देगा। आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल वगैरह में देखे होंगे कि बहुत किसान जो है वो अपने फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, कुछ कर देते हैं। क्यों? गुस्से में, क्योंकि उनको रेट ही सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिफ्लेशन है। ठीक है, तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? महंगाई जब बढ़ जाती है तो CRR क्या, मनी सप्लाई कम करना पड़ता है। इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझो। जब इन्फ्लेशन क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, तो हमने देखा कि जो CRR था, मतलब सोचो यहाँ से इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, इसको कम करने के लिए हमको मनी मल्टीप्लायर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर कैसे कम होगा? CRR को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को चाहे तो आप लिख लो अपनी कॉपी में। लेकिन वहीं पे अगर डिफ्लेशन आ जाए, ठीक है, डिफ्लेशन अगर आ जाए, मतलब डिफ्लेशन समझ गए ना, डिफ्लेशन यानी कि महंगाई कम हो गई। ठीक है, डिफ्लेशन आ जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा, कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना होगा। मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगा? CRR को कम करके मनी सप्लाई को इंक्रीज़ होगा। ठीक है, CRR कम होगा तभी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, डिफ्लेशन का भी और यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी। इन्फ्लेशन हो गया तो उल्टा हो जाएगा, मनी सप्लाई को कम करो, मनी सप्लाई को कम करना है तो CRR को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, अब मान के चलो CRR को हमने 100% कर दिया, 100% CRR। इसका 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब ये है कि अगर हम 1/100% करें तो यहाँ पे आपका 1x आएगा। यानी कि कोई भी पैसा बैंक के पास रहेगा ही नहीं बाकी लोगों को लोन में देने के लिए, क्योंकि 100 के 100 रुपये उसको डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा बैंक RBI के पास। मतलब उसके पास कोई पैसा बचेगा ही नहीं आगे लोन में दे। जब किसी को लोन मिलेगा ही नहीं तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी ना, आगे काम ही नहीं करेगा अर्थव्यवस्था। तो इस वजह से क्या होता है, CRR कभी भी 100% नहीं होगा, बल्कि कम ही होगा उससे। कितना होगा? तो मुश्किल से 4 से 5% जो है वो फंक्शनल इकोनॉमी में रखते हैं, लेकिन 1% से ज़्यादा ही होना चाहिए, कुछ तो डिपॉजिट होना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अपने देश में भी यही सिस्टम है CRR का। ठीक है, 4% से लगभग रखा जाता है। ठीक है, बोट का एग्जाम्पल देके हम समझते हैं। जैसे कि बोट का फॉर्मूला, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है m3/m0। जब हवा चलती है तो बोट की स्पीड कम ज़्यादा होती है, वैसे ही CRR के इंक्रीज डिक्रीज होने से मनी मल्टीप्लायर कम ज़्यादा होता है। बोट की जो स्पीड है वो और भी चीज़ों से अफेक्ट होती है, जैसे कि बोट पे कितना ज़्यादा वेट रखा हुआ है,
वो जो कपड़ा है ऊपर जो सेल क्लोथ है वो कितना बढ़ा है। वैसे ही मनी मल्टीप्लायर सिर्फ CRR पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास इनकम कितना हो रहा है भाई, आम लोगों के पास सेविंग कितना है ना, समझ रहे हो आप, सेविंग कितना है आपके पास, बैंकिंग पेनिट्रेशन कितना है, कितने लोगों का बैंक में खाता है तभी तो डिपॉजिट करवाएंगे, उसके अलावा डिपॉजिट कितने लोग करवाते हैं, लोन कितने लोगों को मिलता है, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप डिपॉजिट ही नहीं करवा रहे हो, अगर आप डिपॉजिट नहीं करवाओगे तो क्या फिर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, जब आप डिपॉजिट ही नहीं करवाओगे तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, किसी को लोन ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। फंक्शनल इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं मनी मल्टीप्लायर पे। होपफुली आपको ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब मनी मल्टीप्लायर हमने बात कर ली, CRR पे डिपेंड होता है, वैसे ही कैश की होल्डिंग पे डिपेंड होता है कि आप कितना ज़्यादा कैश है किसी इंडिविजुअल के पास ना, बैंक के जो अगर डिपॉजिट है कितना ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर तो बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होगा तो लोगों के पास मतलब डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर मनी मल्टीप्लायर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी आपको थोड़ा बहुत तो बैंक में डिपॉजिट करना ही चाहिए, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें CRR की, तो भाई जितना ज़्यादा CRR होगा उतना जो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। CRR ज़्यादा तो मनी मल्टीप्लायर कम, ठीक, कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब हम कुछ ट्रेंड को देखते हैं, 1981 से 2020 के बीच में मनी मल्टीप्लायर को समझो, M3/M0 को। अब आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देखोगे 3.5% के नीचे ही था लगभग 97 सबके बाद, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब LPG का रिफॉर्म आता है इस पीरियड में, उसके बाद क्या होता है, देखो अब बूम पीरियड आ जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एकदम से जो है ना ग्राफ ऊंचा चला गया, जब यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, कितना, लगभग आप देखोगे 6.5 से 7% तक पहुँच गया था मनी मल्टीप्लायर, फिर लेकिन धीरे धीरे कम होता चला गया 2020 के बाद, कोविड के टाइम से, इन सब के बाद में देखेंगे आप। तो आप देखोगे कि पहले क्यों इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि LPG का रिफॉर्म्स आए थे उस समय पे 1990s के बाद में, इस वजह से LPG के जब रिफॉर्म्स आए LPG के, तो लोगों के हाथ में पैसा आया, बैंक में डिपॉजिट किया उन्होंने, तो इससे जो है वो लोन या डिपॉजिट वाला प्रक्रिया चलता रहा, ठीक है। फिर हम 2001 से 2024 के ग्राफ देखेंगे, तो पहले आप देखोगे शुरू में थोड़ा बहुत बढ़ा था, लेकिन फिर अचानक से देखोगे आप बढ़ गया, फिर अचानक से कम होकर धीरे धीरे मेंटेन में चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ था, ये जो अचानक से इंक्रीज़ हुआ था वो 2016 में हुआ था, किस समय पे, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद होगा मोदी जी आए थे रात पे, उन्होंने कहा था आज से 8 बजे रात के बाद सारे नोट बंद, 2000 के ना, 2000 के भी और 1000 रुपये, 2000 का तो नोट था ही नहीं, 1000 के और 500 के ना। तो अब ये जो टाइम आया था 2016 का, उसमें क्या हुआ था, लोगों ने बहुत सारा जो अपना पैसा था वो बैंक में डिपॉजिट किया था, क्योंकि वो चेंज करवाने के लिए गए थे। उससे क्या हुआ, मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि लोग, बैंक के पास अब पैसा आ गया, तो बैंक अब लोन में लोगों को पैसा देगा, फिर वही लोन डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आप देखो कि कोविड के टाइम पे ये कम हो गया था मनी मल्टीप्लायर, क्यों कम हुआ था, क्योंकि लोगों ने पैसा निकालने लग गए बैंक से, पैसा जब बैंक से निकालने लग गए तो बैंक वालों के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं बचा, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इस कंसेप्ट को आप रट लीजिए चाहे तो, कि जब बैंक में डिपॉजिट इंक्रीज़ होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जब डिपॉजिट कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी कम होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है CDS 2023 का, प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ़ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट। क्या होगा इकोनॉमी का जब लोग जो है ज़्यादा रुपए अपने हाथ में रखने लग जाएंगे, डिपॉजिट कम करेंगे, तो क्या मनी का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, मनी का मल्टीप्लायर डिक्रीज़ हो जाएगा, मनी का मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो जाएगा, मनी का डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपने कमेंट में आंसर दिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप ज़्यादा अपने हाथ में पैसा रखोगे और डिपॉजिट कम करोगे। अभी मैंने बताया था आपको, जब आप डिपॉजिट को कम करते हो, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डिपॉजिट कम करोगे बैंक में, बैंक वाले के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। अब मनी का डिमांड क्या इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज नहीं होगा, मनी का डिमांड भी डिक्रीज नहीं हो जाएगा, मनी का जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मनी का डिमांड पे क्या असर पड़ेगा जब लोग अपने हाथ में रखेंगे, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चार्ट के नज़र से, आप देखो कि जब मनी का मल्टीप्लायर 2024 में किस तरीके से, 2022 से 2024 का हम चार्ट देखते हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे
कि जब 2000 का नोट को विड्रॉ किया गया था तब भी डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ था, और डिपॉजिट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर जो है, डिपॉजिट इंक्रीज़ होगा तो मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, डिपॉजिट इंक्रीज़ होने से मनी मल्टीप्लायर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो फिर डिपॉजिट इंक्रीज़ ही क्यों हुआ था, क्योंकि जब 2000 का नोट सरकार ने वापस ले लिया तो लोगों जब जमा करवाने के लिए गए 2000 का नोट, तो बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करवा देते हैं लेकिन उसके बदले में मतलब और दूसरा पैसा नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं बैंक में ही रहेगा, तो इस वजह से एकदम से बैंक के पास बढ़ जाता है पैसा, समझ रहे हो आप। दूसरा क्या रीज़न था उस समय पे कि HDFC बैंक और NBFC का मर्जर हो गया था, HDFC का, तो इससे ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी थी डिपॉजिट लेंडिंग की वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। तीसरा, बैंकर्स जो थे वो इंटरेस्ट रेट जो था ना बहुत ज़्यादा मतलब आसान वाला दे रहे थे, तो जिससे क्या हुआ, जो लोग जो थे मतलब बैंकर जो थे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा दे रहे थे, तो लोगों ने डिपॉजिट करने लग गए, और लोन पे कम दे रहे थे तो लोग लोन भी लेने लग गए, तो जो लोन डिपॉजिट वाला प्रोसेस है ये भी चल रहा था। इस वजह से थोड़ा सा आप देखो पाओगे यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा है मनी मल्टीप्लायर, यहाँ पे आप देखो पाओगे मार्च 2024 में लगभग 5.4 था। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। अब मतलब आप समझ गए ना, तो लोग जो है वो बैंक में क्या करते थे, डिपॉजिट करने लग गए, जिससे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो गया। 2019 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख पाओगे इसी से रिलेटेड, कि मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, किस चीज़ से बढ़ जाता है, CRR को इंक्रीज़ कर दे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, बैंकिंग हैबिट लोगों का बढ़ जाए तो इससे हो जाएगा, SLR इंक्रीज़ हो जाएगा, या पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिए आंसर करने का। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आप सभी को। मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी में, कब होता है, CRR को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे। CRR क्या था कि डिपॉजिट करना, मतलब बैंक जो है वो RBI के पास कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके रखती है, तो CRR बढ़ जाएगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए क्या हो जाएगा, पैसा कम बचेगा, तो CRR इंक्रीज़ होगा तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया अपना। ठीक है, SLR भी सेम चीज़ है, मतलब SLR जो है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो भी वैसा ही है कि डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा बैंक को, वो अपने पास ही रखती है बैंक, लेकिन रखना पड़ता है। तो वो भी सिंपल सी बात है, अगर SLR भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैंक लोन देने के लिए उसके पास कम पैसा बचेगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। पॉपुलेशन बढ़ जाए देश का, यार ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन अपने देश का, अब पॉपुलेशन बढ़ेगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कोई कह नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ से ज़रूर कह सकता है कि लोगों की बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ जाए उससे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा। बैंकिंग हैबिट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बैंक में ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करके रखो, कैश कम रखो, कैश कम रखोगे, बैंक में डिपॉजिट करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ही मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा। तो जिसका ये आंसर जिन्होंने दिया तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक के पास। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से। अब समझते हैं हम M0 को डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, M0 जो मैंने बताया था कि शुरू में जो मनी RBI ने निकाला वो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं या हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। तो ये नाम आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो M0 करके नहीं पूछेगा, रिजर्व मनी करके पूछ लेगा, हाई पावर्ड मनी करके पूछ लेगा। ठीक है, वैसे ही M3 करके नहीं पूछेगा, एग्रीगेट मनी करके पूछ लेगा। समझ रहे हो आप, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो M0 का एक फॉर्मूला होता है, आप पता लगा सकते हो कि M0 कितना है। एक तो करेंसी कितना है सर्कुलेशन में, मतलब सर्कुलेशन का मतलब है कि लोगों के पास कितना है, और बैंकर के वॉल्ट कैश में कितना है। बैंकर का वॉल्ट केस का मतलब क्या होता है, बैंकर्स जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपने पास जो पैसा रखते हैं वो होता है उनका वॉल्ट केस, कैश करके कहते हैं उनको। तो ये पैसा हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन। दूसरा, बैंकर जो डिपॉजिट करके रखता है RBI के पास, वही जो CRR मैंने आपको बताया था। तीसरा, जो बाकी के डिपॉजिट करके रखते हैं RBI के पास, चाहे वो पब्लिक के डिपॉजिट हो, चाहे NBFCs हो जाए, आपके दूसरे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, यूनियन हो या स्टेट हो, ये सब जो RBI के पास डिपॉजिट करके रखते हैं। ठीक है, तो इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो वो हमको पता चलेगा कि ये कितना है, M0 था, शुरू का अमाउंट था ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, M0। M0 जो है मेज़र करता है टोटल अमाउंट ऑफ पेपर मनी या कॉइन जो कि सर्कुलेशन में चल रहा है, प्लस कर दो आप रिजर्व्स को। ठीक है, जो भी RBI के पास है, तो उससे क्या निकल जाएगा, M0 निकल जाएगा। और M3 निकालना तो हमने सीख लिया ही कि M3 कैसे निकालेंगे। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या था, M3/M0 था ना। ठीक है, तो अगर इसमें से दो चीज़ भी अपने को पता है तो तीसरी चीज़ निकल जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड कैश मैंने आपको बता ही दिया कि
कैश जो बैंकर अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उनका भाई रोज़ का चाय पानी का कुछ तो खर्चा होता ही होगा ना, बिजली बिल या जो भी चीज़ें, उसके लिए जो पैसा बैंक अपने पास रखता है उसको वॉइड कैश कहते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया था कि CRR अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो एम मनी मल्टीप्लायर तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन M0 जो है वो इंक्रीज़ होगा। क्या, M0 इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना CRR क्या था, जो बैंकर डिपॉजिट करके रखता है RBI के पास में। ठीक है, तो CRR इंक्रीज़ तो M0 भी यहाँ पे इंक्रीज़, सीधी सी बात है यार, ये चीज़ें इंक्रीज़ तो ये भी इंक्रीज़, यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी इंक्रीज़ होगा तो M0 भी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले के हिसाब से भी देखा था, M क्या था, M3/M0। तो अगर तो ये देख रहे हो ना, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। M अगर इंक्रीज़ होगा तो M0 डिक्रीज़ हो जाएगा, M0 इंक्रीज़ होगा तो जो MM है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर और इसमें कंसेप्ट में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आप देख पाओगे एग्जाम्पल के साथ दे रखा है सर ने। देखो क्या होता है ना कि जब कभी भी एक्सचेंज रेट स्टेबल करना होता है RBI को, तो वो क्या करती है, डॉलर या किसी भी अगर इस एक्सचेंज रेट किसी भी का स्टेबल करना है तो वो बाई कर देती है, ज़्यादा खरीद लेती है, और वो RBI के नेट फॉरेन एसेट में चला जाता है, फॉरेक्स रिजर्व में समझो चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेड किया होगा, पैसा दिया होगा किसी को खरीदने के लिए। समझ रहे हो, अगर डॉलर अगर खरीदोगे आप तो बदले में रुपए दोगे ना, एक्सचेंज रेट करने के हिसाब से, तो रुपए दोगे आप, तो यानी जो लोगों के पास रुपए है वो बढ़ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया, यानी कि M0 जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई की बात की जा रही है, मनी मल्टीप्लायर की नहीं, ये ध्यान रखना। तो M0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि जब यहाँ पे कोई और तरह का डिपॉजिट भी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि यहाँ पे नेट फॉरेन एसेट भी अगर इंक्रीज़ होगा करेंसी इन सर्कुलेशन में, तो भी M0 क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब नेट फॉरेन एसेट इंक्रीज़ होने से M0 इंक्रीज़ होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये पूछ ले कि फॉरेन एसेट अगर इंक्रीज़ हो गया तो उस पर M0 पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको सिंपल सा दिमाग ये लगाना है कि भाई अगर कोई चीज़ RBI ने ख़रीदा है तो उसके लिए रुपए में उन्होंने पेमेंट किया होगा, पैसा किया होगा, तो सीधी सी बात है जो मनी का जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ होने से जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गया होगा, और M0 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, ये चीज़ अपने लिए काम की नहीं है। ठीक है, क्यों काम की नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने NCERT में क्या फॉर्मूला दे रखा है और इकोनॉमिक सर्वे में क्या दे रखा है उस बारे में बात कर रखा है। ये देख पाओगे आप, ब्रॉड मनी का कंपोनेंट क्या होता है, सोर्स क्या होता है। ब्रॉड मनी क्या था, M3, और क्या था M+M4, ये क्या था, ब्रॉड मनी कहा जाता है। नैरो मनी किसको कहा जाता है, M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले और NCERT का है, ये सब अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, M0 क्रिएशन ऑफ मनी पे अब हम बात करते हैं। क्रिएशन ऑफ मनी कैसे क्रिएट होता है, अब जो RBI जो क्रिएट करता है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। आपको लगता होगा ना कभी कभी कि यार हमारे देश में जब हमारे हाथ में है पैसे को छापना, तो हम इतना ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप देते हैं कि सबकी गरीबी दूर हो जाए। तो वो नहीं किया जा सकता है। वो क्यों नहीं किया जा सकता है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, M0 को इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर RBI ज़्यादा पैसे को प्रिंट कर दे, उससे भी। CRR हमने बात की थी, बढ़ा दे, उससे भी हो सकता है। या नेट फॉरेन एसेट भी इंक्रीज़ कर दे, उससे भी M0 इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि RBI एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि मतलब RBI एक्ट में क्या लिखा गया है कि RBI जो पैसा इशू करेगा, जनरेट करेगा, वो उसके एसेट में आएगा, लेकिन वो मस्ट मैच इट्स लाइबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए। मतलब RBI का जो भी एसेट है वो इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी के। समझ रहे हो, इसमें कोई में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया RBI के पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि RBI के क्या क्या एसेट होते हैं और RBI की क्या क्या लाइबिलिटी होते हैं, इसको बारे में हमको बताइए ज़रा। तो अब हम बात करते हैं एसेट ऑफ इशू डिपार्टमेंट। इशू कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, तो RBI एक्ट में। ठीक है, तो अब हम इसको बात करते हैं। RBI का मतलब एक खुद का एक इशू डिपार्टमेंट है, पैसे इशू करने का। RBI एक्ट में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इशू डिपार्टमेंट का जो एसेट है वो मस्ट मैच होना चाहिए उसके लाइबिलिटी के साथ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एसेट की बात करते हैं। रुपी का जो कॉइन होता है, ठीक है,
वो सब एसेट में आता है। आपको कि रुपये तो हमने सुना था, आपको पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि गवर्नमेंट छापती है। कॉइन जो है, सिक्के जो है 1 से 1000 तक के, वो कौन छापता है? या सरकार छापती है, उसके पास ये पावर रहता है। तो आरबीआई क्या करती है, नोट दे देती है सरकार को और सिक्के ले लेती है उससे, यानी आरबीआई बाई कर देती है कॉइन को और 1 रुपये का नोट को गवर्नमेंट से, ठीक है, और सर्कुलेट करती है एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो रुपये का कॉइन हो गया आपका एसेट। गोल्ड का कॉइन, ठीक है, मिनिमम 200 करोड़ तक का जो है सोने के सिक्के आरबीआई रखती है। गोल्ड का जो बिलियन हो गया 115 करोड़ तक के मिनिमम आरबीआई अपने पास रखती है, मतलब जो सोने के बिस्कुट हो गए आपके। फॉरेन सिक्योरिटीज़ आईएमएफ के पास, मतलब ये सब, मतलब सिक्योरिटीज़ विदेशों सबसे जो आरबीआई ने पैसे वैसे ले रखे हैं, ठीक है। मतलब लगभग 1995 से पहले जो है लगभग 400 करोड़ रुपए अपने पास रखने पड़ते थे। अब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने भी रख सकती है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है, यानी जिससे गवर्नमेंट ने बोरो किया है पैसे को और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ आगे जाके उसको रिटर्न करना होता है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हो जाती हैं, एसेट हो जाती हैं इशू डिपार्टमेंट के लिए। मान के चलो ये टोटल 100 करोड़ रुपये थी, ठीक है। अब आरबीआई की लायबिलिटी की बात करते हैं, M0। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। टोटल जो भी बैंक नोट सर्कुलेशन में चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर करके लिखा होता है ना नोट पे, तो वो आरबीआई की लायबिलिटी है कि आपके पास जो नोट है, अगर आप जाओगे आरबीआई को देने के लिए तो उसको, मतलब बैंक को दोगे, बैंक से आरबीआई के पास जाएगा, फटा पुराना नोट कैसा भी हो, उसके बदले में आपको वो नया नोट देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास पब्लिक के पास है वो सब लाइबिलिटी में आता है। दूसरे बैंकों के पास जो है उनके वॉल्ट कैश में है, वो सब बैंक ने जो डिपॉजिट कर रखा है आरबीआई के पास, या दूसरे डिपॉजिट है आरबीआई के पास, बैंक के लिए हरदम जो डिपॉजिट हम करके रखते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटी में आता है, चाहे बैंक आरबीआई हो चाहे कोई भी हो। ये चीज़ आपको मैंने दूसरे लेक्चर में ही बता दिया था। डिपॉजिट इज़ ऑलवेज क्या होता है, लाइबिलिटी होता है बैंक के लिए। बैंक के लिए एसेट क्या होता है, लोन। जो वो पैसा लोन में देते हैं ना दूसरे को, वो उनके लिए एसेट होता है। क्यों एसेट होता है? क्योंकि वो पैसा तो उनको वापस मिलेगा और उससे इनकम जनरेट हो रहा है उनको। लेकिन जो पैसा कोई मांगने के लिए आ जाए तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके, अगर तो मान के चलो आरबीआई के पास लाइबिलिटी बढ़ गई तो आरबीआई अपनी एसेट बढ़ा सकता है, या एसेट बढ़ गई तो लाइबिलिटी बढ़ा सकता है। समझ रहे हो? इस तरीके से ये काम करता है। अब हम पेपर नोट 1 रुपये का छापता है, क्यों छापता है, ये सब पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ बुक ने इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है कि आरबीआई ही सर्कुलेट करता है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है कि अगर 1 रुपये का नोट फट जाए तो आरबीआई की लायबिलिटी है। मतलब 1 रुपये का नोट पे इतना डिस्कस हमको करना ही नहीं। 1 रुपये का नोट हमने देखा था साइन किसके द्वारा होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा साइन किया जाता है, ठीक है। तो वो उस पर आई प्रॉमिस टू पे बियरर नहीं लिखा होता है। तो आप कहोगे 1 रुपये का नोट फट जाए तो क्या होगा भाई, हम बैंक में जमा करवाने जाएंगे, करेगा या नहीं करेगा? तो वो भी कर देगा कि भाई आरबीआई एजेंट की तरह काम करता है सरकार की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर तो एमसीक्यू में पूछे गवर्नमेंट ऑप्शन दे तो गवर्नमेंट पे आपको टिक करना है ना, आरबीआई और गवर्नमेंट दे तो, अगर सिर्फ आरबीआई तो आपको आरबीआई पे टिक करना है। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि अभी हमने बात की कि आरबीआई उतना ही ज़्यादा पैसे प्रिंट कर सकता है जितने उसके पास एसेट हों ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए आरबीआई के हिसाब से। अब मान के चलो आरबीआई का जो एसेट था गोल्ड, उसका क्या हो कि गोल्ड का जो प्राइस हो वो गिर जाए, ठीक है, प्राइस कम हो जाए। अब लायबिलिटी के तौर पे जो उसने नोट, करेंसी नोट छापे थे, मान के चलो उसका जो गोल्ड का प्राइस था वो 100 करोड़ रुपए कम हो गए, तो क्या वो जो 100 करोड़ का नोट था, क्या वो 100 करोड़ का नोट मार्केट से वापस ले लेगी या उसको जला देगी, कुछ कर देगी? तो नहीं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये रेट जो है फिर से इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये अभी इसको जला दे फिर मतलब अचानक से फिर इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, समझ रहे हो ना आप? जैसे कि प्लांट को सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए, लेकिन किसी दिन क्या हो जाए, बादल आ जाए तो अचानक से क्या मतलब प्लांट बिल्कुल छोटा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं होता ना, फिर धूप आएगा, फिर वो खिल जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसा बिल्कुल लेके नहीं बैठ जाना कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर का मतलब क्या होता है, और आप सभी को ये भी बता चुका हूँ कि जो कॉइन्स हैं 1 से लेके 1000 तक के कॉइन्स को कौन निकालता है, गवर्नमेंट निकालती है, सरकार निकालती है। 1 रुपये का नोट भी कौन, सरकार निकालती है। आप कहोगे कि यार फिर सरकार करती क्या है, सरकार आरबीआई को दे देती है, आरबीआई उसके बदले में नोट दे देता है बैंक सरकार को, ताकि सरकार अपनी योजना चला सके। इसमें ये भी सवाल आएगा कि यार जब आरबीआई के पास ये लिमिटेशन है कि इतने रुपये छाप सकती है, तो गवर्नमेंट के पास ये लिमिटेशन नहीं है कि इतने रुपये का सिक्का ही वो सिर्फ छाप सकता है। तो
तो बिल्कुल गवर्नमेंट के पास भी ये लिमिटेशन ऐसा नहीं है वो अनलिमिटेड सिक्का छापने लग जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा मनी सप्लाई है ये सब FRBM एक्ट में लिखा गया है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है 2003 में लाया गया था। इसी में लिखा गया है कि गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट जो है ना वो GDP के कुछ परसेंट के अंदर रखना होगा। ये 4% 3% हो सकता है, सरकार तय करेगी। पीरियड 2D में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको साफ लिखा गया है कि सरकार को जो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। आप इतना समझ लो कि सरकार को मतलब उधारी ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो वो जो डेफिसिट है वो भी कम रखना है GDP के। गवर्नमेंट जो है वो बोरो नहीं करेगी RBI से, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि RBI जो है वो सरकार को लोन में पैसा मतलब जो दे रही है वो घुमा के दे रही है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली RBI जो है सरकार को पैसा नहीं दे सकती लोन में कि आप ये योजना चलाओ तो ये योजना चलाओ। तो फिर कैसे देती है? तो RBI के पास दूसरे ऐसे तरीके हैं जिससे कि सेकेंडरी मार्केट में से RBI जो है वो बहुत सारे तरीके से सरकार के शेयर्स वगैरह खरीद के सरकार को पैसा देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम RBI, ठीक है। ऐसा तो क्या होगा, कोई समझो ऐसी सरकार आ जाए जो इसको फ्री में ही सब कुछ देना है, तो वो तो RBI पे बोलेगी भाई तेरे को जो करना है कर, लेकिन मेरे को पैसे दे और सारा मतलब मेरे को योजना चलाना है। तो इससे तो भाई अपना देश का इकोनॉमी ही चला जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से, तो दो तरीके हैं जिससे RBI लोन देती है। एक तो होता है वेज एंड मीन एडवांसेस, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। या फिर दूसरा ड्यूरिंग वॉर के समय पे, डिज़ास्टर के समय पे कुछ ऐसा आ जाए, GDP एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, उस समय पे RBI लोन दे सकती है। बाकी दोनों कंडीशन में नहीं दे सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि RBI जो वो खरीद सकती है गवर्नमेंट के लोन इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमने बॉन्ड्स वगैरह की बात की, सिक्योरिटीज़ की बात की, वो सब खरीद सकती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में बता दूँ आपको। कोई भी चीज़ जब पहली बार मार्केट में आती है तो वो कहाँ पे आती है, प्राइमरी मार्केट में आती है। कहाँ पे आती है, आपको ये चीज़ को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, यहाँ पे मैं आप सभी को लिख के दे देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी मार्केट मतलब कोई भी चीज़ सबसे पहले कहाँ पे आएगी, प्राइमरी मार्केट में आएगी। जो इशूअर होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही लॉन्च होता है, ठीक है। गवर्नमेंट भी जो इशू कर रही है क्या चीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, वो सब पहले प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं। फिर आपको अगर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में रीसेल किया जाता है। प्राइमरी मार्केट का सामान क्या किया जाता है, रीसेल किया जाता है, ठीक है। जो भी आप जो है कोई सा भी ब्रोकिंग ऐप यूज़ करते होगा ना, तो जैसे कि मान के चलो ज़ीरोधा या एंजल ब्रोकिंग या कोई सा भी यूज़ करते होगा, वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में वो आता है, ठीक है। वहाँ पे सेल रीसेल वगैरह सब चला जाता है। यहाँ से जो पैसा है वो किसको जाता है, इन्वेस्टर को जाता है। इन्वेस्टर कौन होता है, जिसने प्राइमरी मार्केट से ये सब सामान खरीदा होता है, सेकेंडरी मार्केट में बेचा होता है। यहाँ से पैसा इशूअर को नहीं जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी आप क्योंकि आपने जब मान के चलो अपना इससे कोई ज़ीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है, वहाँ से आप जो है शेयर्स वगैरह को परचेस करते हो, तो क्या आप जो ओरिजिनल कंपनी है उसको पैसा दे रहे हो, नहीं। आप किसको पैसा दे रहे हो, जिसके पास वो शेयर है। तो मतलब वो हमारे जैसा ही आपके जैसा कोई इन्वेस्टर होगा, आप उससे पैसा खरीद रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो RBI जो वो इस वाले मार्केट खेल खेलता है सरकार को लोन देने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो आपको ये भी मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बता दिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए सरकार को लोन चाहिए होता है, यानी कि 1 साल से कम के लिए, तो सरकार ट्रेजरी बिल या वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है सरकार पैसा लेती है। वहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है। तो वहीं पे ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कौन देखता है सरकार की तरफ से, RBI देखती है। क्यों RBI देखती है, क्योंकि RBI क्या है, पब्लिक डेट मैनेजर है। यानी इस पूरे प्रोसेस को RBI को देखने का काम है। मतलब सरकार का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल सबको देखना या वो करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात की प्राइमरी मार्केट की और सेकेंडरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट में ब्रांड न्यू कार मिलती है, सेकेंडरी मार्केट में क्या, रीसेल हुई कार मिलती है। तो नॉर्मली FRBM एक्ट में मैंने बताया कि RBI जो है बाई नहीं करती प्राइमरी मार्केट से, ये क्योंकि भाई RBI को तो पता ही है प्राइमरी मार्केट में क्या चल रहा है, सब तो उसका फ़ायदा नहीं उठा लेंगे।
आरबीआई क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट में सब चीज़ें करती हैं खेल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ से बेचना, यहाँ से खरीदना, ये सब काम किसका होता है, आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू होता है। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। हमने बात की थी कि सरकार को जब भी पैसा चाहिए होता है लोन में, तो उस आरबीआई पैसा छाप के सरकार को नहीं देती लोन में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा टाइम आ जाए जब वॉर का सिचुएशन अगर कुछ आ जाए तो सरकार को पैसा देती है, तो उस समय पे आरबीआई अगर प्रिंट करती है गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहते हैं। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है कि जब आरबीआई प्रिंट करेगी मनी गवर्नमेंट को मदद करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहेंगे। लेकिन सीधी सी बात है, एफआरबीएम एक्ट में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऐसा मना किया गया है करने से, ठीक है, कि आरबीआई ना प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं खरीद सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो सरकार चाहे कितना भी कहे, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक। करेंसी इन सर्कुलेशन, दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वन लाइनर्स टॉपिक आएंगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा अपने को टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है कि हाउ मच कैश या फिर समझो कॉइन जो है वो बीइंग यूज फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो है इन सब को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कितना करेंसी सर्कुलेशन में है, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अगला वही वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एवरेज नंबर में कितनी बार पैसा जो है एक हाथ से दूसरी हाथ में गया, समझ रहे हो आप, मतलब कितनी बार ये वही नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में गया एक गिवन टाइम पीरियड पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस समय का वेलोसिटी कहेंगे मनी सर्कुलेशन का। मान के चलो आपने 10 रुपये का शॉपकीपर से क्या खरीदा, पेन खरीदा, और आपने यूज़ किया उस 10 रुपये का, मतलब उस दुकानदार ने उसी 10 रुपये का नोट को यूज़ किया चाय खरीदने के लिए, वही नोट को उस चाय वाले ने किसी और जगह यूज़ किया, समझ रहे हो आप। तो ऐसे करते करते चलता गया, अब वही 10 रुपये का नोट सोचो कितनी बार यूज़ हो गया। मतलब अगर हम ऐसे करके गिने पैसे के हिसाब से, तो 10 रुपये आपने उसको दिए, उसने 10 रुपये किसी और को दिए, तो उसी 10 रुपये ने 20 रुपये का काम कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन कहेंगे। ये कुछ तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, मतलब वो गरीब हैं या अमीर हैं। पुअर लोगों के पास हायर वेलोसिटी होती है देन रिच पीपल। आपको ये उल्टा सा लग रहा है, पुअर पीपल के पास हायर वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों के पास पैसा ज़्यादा देर टिकता नहीं है, वो जो है तुरंत ही जो है वो दे देते हैं, मतलब आगे की तरफ, यानी उनको कुछ सामान लेना होता है, कुछ लेना होता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर लोग जो है बोरो करे ज़्यादा रुपए को, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बोरो करेंगे वैसे ही दे देंगे पैसा किसी को। वहीं पे अगर आप कहो डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है ज़्यादा होती है। अब आपको डेवलप कंट्रीज़ में वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग बचत कम करते हैं और ख़र्चा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कंज्यूमरिस्ट लाइफ स्टाइल होता है, क्योंकि उनको पता होता है सरकार हमारी मदद कर देगी, ठीक है ना। ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि मतलब कैसे, अभी हमने बात की जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जो है वेलोसिटी जो है तो कम होता है, गरीब लोगों के पास हायर वेलोसिटी होता है। लेकिन वहीं पर डेवलप कंट्रीज़ में बात किया जाए तो डेवलप कंट्रीज़ में वेलोसिटी भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि हमने तो ये बना रखा है ना, डेवलप कंट्रीज़ में तो सीधी सी बात है, लोग अमीर होंगे तो उनके पास तो यार मतलब वेलोसिटी तो कम होना चाहिए, मतलब वो पैसे बचा के रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेवलप कंट्रीज़ में उनको पता होता है सरकार हमारी मदद करेगी, कुछ ऐसा दिक्कत आ जाए तो वो अपने पास पैसा कम बचा के रखते हैं। अपने देश में क्या है, बचत ज़्यादा करते हैं लोग। इसीलिए अगर आप रेशो देखोगे ना कि इनकम के हिसाब से कितने रुपए लोग बचत करते हैं, तो अपने देश में आपको पता चलेगा कि लोग ज़्यादा बचत करते हैं इनकम के हिसाब से। वहीं पे अमीर देशों में उतना बचत वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा हो तो भाई वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे, ज़्यादा हायर करेंगे लोगों को, समझ रहे हो आप। तो इससे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। लोग जो है पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में ज़्यादा जाएगा, मनी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कि हम अगले वाले लेक्चर में यानी कि कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब तक आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछिए, सजेशन दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।